हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 की क्लास में पढ़ेंगे विद्युत चालन। ये हमारा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत धारा। कक्षा 12 का भौतिकी फर्स्ट पेपर का ये लेसन है विद्युत चालन, और इसमें हमको पढ़ना है विद्युत धारा। अब तक हमने पढ़ा है कि जो आवेश है, जो चार्ज है, वो स्थिर है। स्थिर विद्युतिकी में हमने पढ़ा है कि जो चार्ज है वो स्थिर था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि चार्ज गतिमान होगा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक के किसी बिंदु से होकर गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। चालक के किसी बिंदु से एकांक सेकंड में, एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहेंगे? चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को या आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। जैसे अगर जल प्रवाहित, धारा का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम। अब अगर यहाँ आवेश एक निश्चित धारा में प्रवाहित हो रहे हैं तो यहाँ विद्युत धारा कहलाएगी। अगर जल है तो जल धारा कहलाएगी। ऐसे में अगर चार्ज प्रवाहित हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो उसी को विद्युत धारा कहते हैं। कोई कंडक्टर है, देखिए, ये कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं। इस कंडक्टर से चार्ज पार्टिकल गुजर रहे हैं इसके इस बिंदु से। ये देखिए, ये एक तरीके से आप बेहतर तरीके से देखेंगे तो अगले वीडियो में समझ में आता जाएगा। बहुत ही नॉर्मली तौर पर इसको देखना है। इंट्रोडक्शन के लिए चैप्टर, ये वीडियो है। ये कोई कंडक्टर है। कंडक्टर के किसी पॉइंट से गुजरने वाले आवेश को ही करंट बोलते हैं या विद्युत धारा कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस आवेश से, अगर सपोज दैट इस बिंदु, चालक के इस बिंदु से 5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। 5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। तो 1 सेकंड में कितना प्रवाहित होंगे? 1 सेकंड में 20/5। जो ये 20/5 है, इतना, यही इलेक्ट्रिक करंट है। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक सेकंड में गुजरने वाले
आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। कोई कंडक्टर है, उसके किसी पॉइंट से एकांक सेकंड में गुजरने वाले चार्जेस को ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी एक सेकंड में जो करंट जो आवेश गुजर रहा है उसी को कहते हैं विद्युत धारा। अर्थात देखिए, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, गुजरने वाला आवेश और बटे समय। देखिए, गुजरने वाला आवेश और बटे समय हो जाएगा। इसी यानी आवेश बटे समय को ही विद्युत धारा कहते हैं, है ना। यानी गुजरने का मतलब हम कह सकते हैं कि प्रवाहित आवेश और समय के अनुपात को ही विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम इसको विद्युत धारा बराबर लिखें तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, विद्युत धारा बराबर हो जाएगा प्रवाहित आवेश बटे समय। प्रवाहित आवेश बटे समय। देखिए, ये क्योंकि एकांक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा और ये बटे टाइमिंग है, तो प्रवाहित आवेश बटे समय को ही विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, अगर हम एवरेज निकालते हैं, क्योंकि एक कंडक्टर का एवरेज होता है, तो हम निकालेंगे। अगर विद्युत धारा को I से लिखते हैं, विद्युत धारा को I से लिखते हैं, तो डेल्टा I बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा T। डेल्टा I बराबर होता है, ये एवरेज है, या हम लिख सकते हैं औसत विद्युत धारा। यहां लिख सकते हैं औसत, या यहाँ डेल्टा I AB एवरेज। डेल्टा I AB औसत इसलिए है क्योंकि कंडक्टर की जो एक फिक्स ना होकर के एक एवरेज के रूप में दिया जाता है। तो डेल्टा I बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, यही विद्युत धारा का एक तरीके से कह सकते हैं व्यंजक है। देखिए इसके हिसाब से। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, देखिए ध्यान से। मात्रक SI पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो हो जाएगा डेल्टा I इक्वल टू बराबर आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। कूलाम प्रति सेकंड को वैज्ञानिक एम्पियर के नाम से इसे एम्पियर भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर। तो इसे ए से व्यक्त करते हैं। इसको मापते किस में है, इसको मापते हैं ए में, यानी एम्पियर में मापते हैं। अर्थात यह जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, अगर आता है 4, तो 4 क्या आएगा, अब चूंकि 4 किलोग्राम तो हो नहीं जाएगा, इसलिए 4 एम्पियर आएगा। तो यह हो जाएगा 4 एम्पियर। इसकी जो इलेक्ट्रिक करंट आएगी वो 4 एम्पियर आएगी, है ना। तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर, इसका मात्रक होता है ना। SI सिस्टम में कूलाम प्रति सेकंड, इसी को एम्पियर कहते हैं। इसको ए से लिखते हैं और यहाँ देखिए 4 एम्पियर आएगा। ये
इसका मात्रक हो गया। अगर हम डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर की, अगर इस रूप में डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर की, तो क्या हमें 1 एम्पियर कब प्राप्त होगा? 1 एम्पियर जब ऐसी स्थिति में प्राप्त होगा कि जब आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू का मान 1 हो और फिर डेल्टा टी बराबर समय अंतराल 1 सेकंड का हो, प्रवाहित आवेश 1 सेकंड का हो। तो डेल्टा आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, अर्थात इन दोनों का मान 1 कूलाम प्रति सेकंड आएगा। इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर, क्योंकि इसका मान एकांक है 1 है और इसका मान भी 1 है। तो ये जो आई है वो 1 कूलाम प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर आ जाएगी, अथवा इसी को लिखा जा सकता है 1 एम्पियर। अच्छा, 1 एम्पियर की अगर हम डिफिनेशन निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? यदि चालक के किसी बिंदु से एकांक सेकंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम है तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी, है ना। यदि यदि चालक के किसी बिंदु से, यदि चालक के किसी बिंदु से एकांक सेकंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम है, 1 कूलाम है, तो विद्युत धारा हम चालक की विद्युत धारा भी कह सकते हैं, अन्यथा विद्युत धारा कह सकते हैं। विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी, है ना। विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस, देखिए, है ना, यहां से। ये हो गया मात्रक डेफिनेशन। अब विद्युत धारा की दिशा पर बात कर लेते हैं। हाँ, बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा। इसकी दिशा कैसे होती है? हम देखिए, अगर इस कंडक्टर को किससे जोड़ देते हैं? एक चालक तार द्वारा बैटरी से जोड़ देते हैं। ये है बैटरी का धन टर्मिनल और ये है ऋण टर्मिनल। आप पढ़ के आए होंगे हाई स्कूल में। देखिए, बैटरी को इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम इसको धन और ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल से, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ भागते हैं? इलेक्ट्रॉन तुरंत भागेंगे, जो इसमें धन टर्मिनल है बैटरी का, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे कहाँ भागेंगे? इस तरफ भागेंगे इलेक्ट्रॉन, बैटरी के धन ध्रुव की ओर। और जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो बैटरी में धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है, बाह्य परिपथ में, इंटरनल में नहीं, है ना। तो विद्युत धारा की दिशा बैटरी में धन टर्मिनल से
धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है, ऋण टर्मिनल की ओर होती है, की ओर होती है। ऋण टर्मिनल कहाँ? बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में, और इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत में होती है। कैसे? इसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां से सर्किट बनाया। देखिए, जब इसको हम धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं तो जो चालक में इलेक्ट्रॉन है, जो चालक के इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भागते हैं धन टर्मिनल की ओर। जब ये धन टर्मिनल की ओर भागते हैं तो जो धन टर्मिनल की ओर ये भागते हैं तो जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो बैटरी में, परिपथ में धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। अर्थात देखा जाए बाह्य परिपथ में, बैटरी के अंदर नहीं, बैटरी के अंदर नहीं, बाह्य परिपथ में यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन तो इधर भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, लेकिन धारा की दिशा देखिए कहाँ है कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर है। अर्थात हम कह सकते हैं जो धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होती है। ये जो विद्युत धारा की दिशा है ये इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में होती है। अर्थात जो विद्युत धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होती है और बैटरी में धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। ये बाह्य परिपथ में है और बैटरी के भीतर हम इस वाले पूरे पार्ट की बात कर सकते हैं। बैटरी के भीतर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। बाह्य परिपथ में कहाँ होती है? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर और इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत। लेकिन बैटरी के अंदर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होती है। अच्छा, ये हो गई विद्युत धारा की दिशा, हमने यहां से क्लियर किया। अब हम पढ़ते हैं कि विद्युत धारा सदिश है कि अदिश है। सदिश है या अदिश? सदिश है या अदिश है? तो हमने सदिश और अदिश की परिभाषा में पढ़ा है कि जो भी क्वांटिटी परिमाण के साथ साथ यानी मान के साथ साथ दिशा भी रखती है उसे हम सदिश कहते हैं। तो धारा में देखिए, धारा में मान भी होती है, यानी जैसे 10 एम्पियर इसका जो यूनिट है, वैल्यू है, जो मान है, जिसको हम परिमाण कहते हैं। तो परिमाण भी है और दिशा भी है, अतः यह सदिश राशि होगी। हम तो जानते हैं कि ये क्या है, सदिश राशि है। और 70% या 80% अगर कहीं बाई कंपिटिटिव, बहुत उच्च बात है, कंपिटिटिव में आता है कि विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा में दिशा होती है और उसका कुछ न कुछ मान होता है, ऐसे में वो एक सदिश राशि है। लेकिन ये एक तरीके से विडंबना है, एक तरीके से हमारी भूल है। विद्युत धारा को डाउट न रखते हुए विद्युत धारा एक अदिश राशि है, भले ही उसमें दिशा है, भले ही उसमें परिमाण है, वैल्यू है। अब अदिश और सदिश क्या होता है? जैसे टाइम अदिश है, कैसे कि उसको केवल मान, जैसे 10 सेकंड है, 10 सेकंड को केवल व्यक्त करने के लिए उसके मान की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसा कि नहीं, ये नहीं कि आज आपके घर की तरफ से मेरे घर की तरफ बजेगा, 4 जो है आपके घर की तरफ से मेरे घर की तरफ बजेगा, ऐसा नहीं है। वो इट इज नॉट, इट हैव नो डायरेक्शन,
लेकिन विद्युत धारा में दिशा है, फिर भी ये एक अदिश है ना। अब अगर हम बात करते हैं सदिश और अदिश की, इसके लिए सबसे पहला यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा, और इसमें केवल परिमाण है ना, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा, इसमें केवल परिमाण। दूसरी चीज क्या है इसमें सदिश और अदिश राशियों में, ये सदिश योग के नियम का पालन करती है और अदिश सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि सदिश और अदिश में एक और अंतर है कि ऐसी राशियां जो सदिश योग के नियम का पालन करती हैं उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है, और जो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती हैं उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। जैसे सपोज दैट देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ कोई ब्लॉक रखा गया है और हम इस पर 5 न्यूटन का बल इधर लगाते हैं, 5 न्यूटन का बल इधर लगाते हैं इस दिशा में, क्या ये गुटका हिलेगा, गति करेगा? हाँ या ना? तो ऐसे में अगर हम इस पर कुल बल निकालते हैं, परिणामी बल निकालते हैं, तो कितना आएगा? ये F इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, तो क्या हो जाएगा? F1 की वैल्यू 5, ये प्लस का 5 है। अच्छा, प्लस अब F2 की वैल्यू क्या है? अगर F1 इसको माने F2 इसको माने, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं, विपरीत हैं, दोनों दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। अर्थात ये हो जाएगा माइनस का 5, अर्थात आ जाएगा F इक्वल टू 0, अर्थात कुल बल परिणामी बल शून्य है। और जब कुल बल शून्य होता है तो ये गुटका हिलेगा नहीं, ये संतुलन की अवस्था में बना रहेगा। ये सदिश योग के नियम का पालन करता है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं यहाँ हमारे पास 2 सर्किट है, यहाँ हमने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ हमने एक बल्ब लगा दिया, है ना, एक बल्ब। अगर हम यहाँ से करंट दे रहे हैं, ये करंट इधर जा रही है, ये करंट इधर जा रही है, ये करंट इधर जा रही है, करंट इधर जा रही है। अब बल्ब को जलना नहीं चाहिए क्योंकि ये करंट दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत होने के कारण देखिए घर में तमाम वायरिंग होती है, उसमें एक तार लाते हैं, एक मेन जो गर्म लाइव वायर होता है उसको हम लाते हैं, उसमें से कई तार जो है ले जाके एक जगह 6 तार लगा देते हैं, 8 तार लगा देते हैं और सभी बल्ब जलते हैं। इस बल्ब को जलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बल्ब जलता है क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। देखिए अगर सदिश योग का नियम लगाते हैं तो यहाँ एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, ना ये हिला था ना ये जलेगा, क्योंकि ये यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है। ये अगर हिला नहीं है ये भी जलेगा भी नहीं। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि ये बल्ब जलता है, यहाँ से चाहे जितने हम तार जोड़ते चले जाते हैं ये बल्ब जलता है, अर्थात जो विद्युत धारा है वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, अतः वह एक अदिश राशि है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ बल्ब नहीं, बल्ब जल रहा है, अगर यहाँ ये गुटका हिला नहीं लेकिन ये बल्ब जल गया, जबकि यहाँ से आने के बाद ये धारा एक दूसरे के विपरीत 2 भागों में बढ़ जा रही है। 2 भागों में बढ़ने के पश्चात 2 एक दूसरे के विपरीत है, अतः बल्ब को नहीं जलना चाहिए। लेकिन जो ये जो करंट है, ये जो करंट पानी के पश्चात ये बल्ब हैं ये जल जाते हैं, अतः ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करते हैं, अतः विद्युत धारा एक अदिश राशि है। दूसरे नियम में यहाँ बताया गया है कि जो सदिश योग के नियम का पालन ना करे ऐसी राशि अदिश होती है ना। तो अतः हम कह सकते हैं, देखिए विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, पालन
नहीं करती है, अतः यह एक अदिश राशि है, है ना। ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, अतः विद्युत धारा एक अदिश राशि है ना। ये हुआ। अच्छा, अब विद्युत धारा का मापन कैसे किया जाता है? विद्युत धारा का मापन जैसे कोई वो है, विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है किस में मापा जाता है? जैसे अगर हमको लीटर में पानी मापना हो, 1 लीटर नपना रखते हैं, वैसे हम किस में मापेंगे विद्युत धारा को? तो विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं एमीटर नामक यंत्र द्वारा। अमीटर नामक यंत्र है, देखिए अमीटर द्वारा। देखिए अगर आप प्रत्यक्ष में होते तो हम आपको दिखाते मीटर कैसा है। तो अमीटर नामक यंत्र द्वारा हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा को हम अमीटर नामक यंत्र द्वारा मापते हैं, या इसका मापन अमीटर नामक यंत्र द्वारा करते हैं। अब अमीटर, देखिए अगर कोई कंडक्टर है, देखिए ऐसे कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर मान लेते हैं कि अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, प्लस का माइनस का, अब इसमें बैटरी से कनेक्ट करने पर विद्युत धारा क्यों, आवेश क्यों दौड़ते हैं, और आवेश दौड़ने पर विद्युत धारा क्यों बहती है? देखिए बात ये है, जब हम, अच्छा एक बात और है, अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगर हमको धारा का मापन करना है, यहाँ एक अमीटर ऐसे जोड़ देंगे, ये अमीटर है, और इसको हम सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ करके विद्युत धारा का मापन करते हैं। देखिए अमीटर को सदैव हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है अभी मैं बता रहा हूँ। और एमीटर क्या कहते हैं उसको, इसमें कोई भी कंडक्टर में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब ये है कि जैसे जो चालक है, कंडक्टर है, कंडक्टर में ही क्यों इलेक्ट्रिक करंट बहते हैं, प्रवाहित होती है। अब इसको जो है जो ये बैटरी है, कंडक्टर को ही बैटरी से जोड़ते हैं, तो करंट क्यों फ्लो होती है, करंट क्यों बहती है, बाकी जो है अन्य में क्यों नहीं बहती है? तो देखिएगा, जो कंडक्टर है, जो चालक है, चालक को जब हम जोड़ते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे कहा जाता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों में पाए जाते हैं, लेकिन मुक्त किसमें होते हैं? अब सभी लगभग पदार्थों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको नाभिक अपने में बंधे होता है, नाभिक इजाजत नहीं देता है कि जाओ तुम भी टहलो घूमो। चाहे जो भी इलेक्ट्रॉन पदार्थ होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो नाभिक है प्रत्येक पदार्थ का, वो इलेक्ट्रॉनों को इजाजत नहीं देता है कि आप भी जाइए देश दुनिया देखिए। उनको अपने में जो है उनको खींचे रहता है, अपने में बांधे रहता है, तो वो स्वतंत्र तो हुए नहीं। लेकिन कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें नाभिक इजाजत देता है, जाओ बेटा जाओ, जाओ टहलो घूमो, जिनमें जो इजाजत है, जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनिक जो नाभिक है इजाजत देता है कि जाओ तुम टहलो घूमो, तुम भी देश दुनिया देखो, उसमें वही चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों को ही चालक कहा जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्वतंत्र होते हैं। अब जब स्वतंत्र होते हैं, वो कहीं भी टहल घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं कि वो जाकर के वहाँ जाकर के मार्केट में कुल्फी खाएं, इसके लिए वो स्वतंत्र नहीं करता है। इसलिए इसके लिए स्वतंत्र करता है कि वो पदार्थ में टहल
घूम सकते हैं, वो नाभिक की बेड़ियों से, सामाजिक कृतियों से उनको दूर कर देता है। जाओ सामाजिक बेड़ियों से, जो ऑर्बिटल्स हैं उनसे हम आपको मुक्त करते हैं। ये कुछ ही पदार्थों में है, जैसे धातुओं में, मेटल जितने भी होते हैं। तो इनमें ये क्या करते हैं, जब हम बैटरी से लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो पहले से बेचारे फ्री होते हैं। जैसे उनको प्लस बैटरी लगाते हैं, प्लस क्या करता है, आओ भागो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तो ये बेचारे दौड़े चले जाते हैं। जब दौड़े चले जाते हैं तो इन्हीं के कारण करंट फ्लो हो जाती है, धारा बहती है, इन्हीं के दौड़ने से धारा बहती है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सभी में पाए जाते हैं, लेकिन करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना अति आवश्यक है। जब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक जो है क्या नाम है, तब जब तक कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे तब तक करंट नहीं फ्लो होगी। और इसके लिए मुक्त आयन भी चाहिए, मुक्त आयन। जैसे नमक का घोल हो गया, उसमें आयन जो होते हैं मुक्त होते हैं। कुल मिला के आयन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों में एक शब्द जुड़ा है, मुक्त। जब तक ये मुक्त नहीं होंगे, अपने नाभिक के बेड़ियों से जकड़े रहेंगे, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते बेचारे। जब ये नाभिक की बेड़ियों से आज़ाद हो जाएंगे, परिंदे उड़ जाएंगे, तब जाकर के जो है ये कंडक्टर में दौड़ेंगे और दौड़ने से ही फ्लो होगी। यहाँ अगर हम प्लास्टिक जोड़ दें, लाख मेहनत कर लें, लाख प्रयास कर लें, बैटरी का चार्ज बढ़ा दें, लेकिन जल जाएगी प्लास्टिक। लेकिन नहीं मजाल है कि जो है इसमें करंट बहा दे। लेकिन जो कंडक्टर, चांदी हो गए, कॉपर हो गए, इन सभी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑलरेडी फ्री रहते हैं, इसलिए आकर्षित किया जाता है, फ्लो हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी ये है। अब एमीटर क्या करता है, एमीटर जब ये दौड़ते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होती है, करंट के फ्लो होने से, है ना, करंट के फ्लो होने से ही विद्युत धारा बहती है। अब एक आदर्श एमीटर का अपना खुद का प्रतिरोध मतलब क्या है, हम अगले टॉपिक में, वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्रतिरोध रेसिस्टेंस होता है। अब रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि धारा के मार्ग में रुकावट, अड़ंगा, है ना, धारा के मार्ग में जो रुकावट है वो, उसी को विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। वो आर की वैल्यू 0 हो। अब अगर आर की वैल्यू 0 होगी तो वो अच्छा मापन देगा, अच्छे तरीके से धारा को मापेगा, यानी अच्छा रुकावट नहीं करेगा।